तो दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। जो आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ गया है, देखिए और उत्तर देने का प्रयास करें। राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना होता है। उपर्युक्त कथन का संबंध किससे है? राज्य के प्रभावकारी कार्य का क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना होता है। उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? तो भाई राज्य का प्रभावकारी क्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाओं को दूर करना है। इसका संबंध लोक कल्याणकारी राज्य से है। भाई आपका ऑप्शन सी सही होगा। व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करने का विचार प्रस्तुत कर ग्रीन ने प्रारंभिक उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न विचार सामने रखे। उसके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सामाजिक भलाई आवश्यक है और यही विचार 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य का आधार बन गया। तो आपका प्रश्न सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 2 पे, राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि यह माना जाता है कि राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि यह माना जाता है राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है। राज्य केवल कुछ ही समूहों की भलाई का कार्य करता है। राज्य केवल कुछ ही वर्गों की भलाई का कार्य करता है। राज्य केवल शासकों की भलाई का कार्य करता है। तो उत्तर देने का प्रयास करें। तो भाई राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि ये माना जाता है कि राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ग्रीन की तरह लास्की ने भी राज्य को अधिकतम सामाजिक भलाई करने वाली संस्था माना और सामाजिक हित से संबंधित कभी सभी कार्यों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण की मांग की। राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण इसके कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो अब आप समझ गए राज्य के कार्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि यह माना जाता है राज्य सभी की भलाई का कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है। प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है दार्शनिक राजा की आज्ञा मानने में, या साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहने में, या जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में, या नगर राज के जीवन की सहभागिता में। तो प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय निहित है जीवन में अपने स्थान के कर्तव्यों को करने में। प्लेटो अपने न्याय विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आरंभ करता है। उसके अनुसार मानव आत्मा में 3 प्रधान गुण होते हैं: वासना, शौर्य और विवेक। उसके अनुसार समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब प्रत्येक घटक अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार आचरण करें और अपने स्वधर्म का पालन करें। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का पहला विकृत स्वरूप क्या है? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का पहला विकृत स्वरूप क्या है? ये लोकतंत्र है, या निरंकुश तंत्र, या अल्पतंत्र, या सम्मानतंत्र। तो हम आपको बताते हैं प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का पहला विकृत स्वरूप है सम्मानतंत्र। भाई आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्लेटो आदर्श राज के स्वरूप के पतन को 5 भागों में बांटता है। कितने भागों में? 5 भागों में। राजतंत्र, कीर्तंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र,
निरंकुश तंत्र। तो आदर्श राज का पहला विकृत स्वरूप जो मानता है वो है सम्मान तंत्र। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज का पहला विकृत स्वरूप है, वो पहला विकृत स्वरूप क्या है? सम्मान तंत्र। आपका प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही होगा। सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन था? सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक ये लार्क जी थे, या रूसो थे, मिल थे, या ग्रीन थे? सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक कौन था? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सीमित सरकार के प्रमुख समर्थक लार्क महोदय थे। लार्क। आपका प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, यह कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर तथा संतुष्ट था, ये कथन किसका है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्राकृतिक अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर, संतुष्ट था, ये कथन रूसो महोदय का है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही होगा। आपका उत्तर बी सही होगा। हॉब्स को, अगला प्रश्न है, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, यह राज के विरोध की अनुमति देता है, या राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है, इनमें से कोई नहीं। तो हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है? तो ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, नहीं। ये राज के विरोध की अनुमति देता है, नहीं। ये राजा के सामने सशर्त समर्पण की अनुमति देता है, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि हॉब्स के व्यक्तिवादी सिद्धांत का प्रमुख सार था व्यक्तित्व ही किसी वस्तु की वास्तविकता है, एवं हॉब्स व्यक्ति को पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित माना है, जिसकी उसके अस्तित्व है, जिससे उसका अस्तित्व है। हॉब्स ने अपने चिंतन में व्यक्ति के व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया और उसका ध्यान उसके हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर केंद्रित रहा, तो इसलिए हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है। तो आपका ऐसा कोई ऑप्शन में कोई ऐसा विकल्प है नहीं, तो हॉब्स को व्यक्तिवादी क्यों कहा गया? तो हॉब्स व्यक्ति केंद्रित बात करता है, आत्म रक्षा की बात करता है, आत्म केंद्रित बात करता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसने कहा, देखिए भाई, किसने कहा है, किसने कहा कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? किसने कहा कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया? दांते ने कहा, या रूसो ने, या मार्क्स ने, या गांधी जी ने? आपको उत्तर इसका बताना है। किसने कहा कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है? ऐसा विचार देने वाले रूसो महोदय थे। आपका प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 देख लें। रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य, रूसो के राज्य दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, तो आप बताने का प्रयास करें। रूसो के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है समान हित की समान चेतना का। भाई समान हित की समान चेतना का, आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। जनता का नहीं, बहुमत का नहीं, अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ का नहीं, समान हित की समान चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए प्रश्न नंबर 10।
प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, किसका कथन है? प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। यह हाब्स का कथन है या लॉक का कथन है या रूसो का कथन है या लास्की का कथन है? तो प्राकृतिक बुद्धियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं, ऐसा विचार देने वाले विचारक हाब्स महोदय थे। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11 देखें भाई। 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है? 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक लॉक महोदय को कहा जाता है। लॉक महोदय के विचारों के आधार पर ही इंग्लैंड में 1688 में रक्तहीनी क्रांति हुई थी। तो इंग्लैंड की रक्तहीनी क्रांति 1688 का दार्शनिक किसे कहा जाता है? लॉक महोदय को। प्रश्न नंबर 12 देख लें। प्राकृतिक अवस्था शांत, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ये कथन किसका है? प्राकृतिक अवस्था शांत, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, ये कथन किसका है? उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसा विचार दिया था, ऐसा कथन दिया था लॉक महोदय। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 देख लें। निम्न में से कौन सा कथन हाब्स के लिए अनुपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाब्स के लिए अनुपयुक्त है? मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया, भाई ये तो सही है, ऐसा हाब्स ने कहा था, ऐसा हाब्स के विचारों में मिलता है। मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं, मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं, गलत। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था, सही। समझौता एक पक्षीय हुआ है। तो हाब्स निम्न में कौन सा कथन हाब्स के लिए अनुपयुक्त है? आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। मनुष्य शासक को नियुक्त कर सकते हैं, ये ऑप्शन ऐसा कोई भी विचार हाब्स ने नहीं दिया है। मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया, ऐसा कहा हाब्स ने। संप्रभु निर्बाध शक्ति संपन्न था, ये हाब्स ने कहा। समझौता एक पक्षीय हुआ है, हाब्स ने ये भी कहा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न देखिए भाई, 14 नंबर प्रश्न। निम्न अवधारणा के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। निम्न अवधारणा के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। तो उत्तर करने का प्रयास करें भाई। ये चेतना है, ऑप्शन ए चेतना, बी राज, सी अधिकार और डी स्वतंत्रता। उत्तर देने का प्रयास करें। तो ग्रीन के मंतव्य को स्पष्ट करते हुए वारकर का कथन है, मानव चेतना, मानव चेतना एक नंबर, मानव चेतना स्वतंत्रता में निहित है, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। मानव चेतना में एक स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। तो चेतना, स्वतंत्रता, वन, एक, फिर ए, फिर डी, फिर सी, फिर बी। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चेतना, स्वतंत्रता, अधिकार और राज। तो अब तो आप समझ गए होंगे निम्न अवधारणा के विषय में ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है और अधिकार के लिए राज्य आवश्यक है। ग्रीन की इस अवधारणा को वाकर ने
स्पष्ट रूप में इस तरह व्यक्त किया है। चलिए प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही होगा। लाक ने, अगला प्रश्न है, लाक ने इस विचार का समर्थन किया है, व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता या राजा का असीमित अधिकार या संवैधानिक सरकार या कुछ व्यक्ति की शक्ति। तो उत्तर देने का प्रयास करें। तो लाक महोदय ही ऐसे विचारक हैं जिन्होंने संवैधानिक सरकार का समर्थन किया है। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखें भाई, यह कथन किसका है? जो सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। जो सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ऐसा विचार देने वाले रूसो महोदय हैं। रूसो महोदय, रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा मेरी सबश्रेष्ठ इच्छा है, अतः मुझे इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इसी संबंध में रूसो पुनः बल देकर कहता है, यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो उसे समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। रूसो का एक कथन यह हो गया, जो सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। और दूसरा कथन है, यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। तो अब तो आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, रूसो। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है, क्योंकि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में तुलना है, समता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, गलत। दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, गलत। दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर बल देते हैं, गलत। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्लेटो, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। लाक, लेवियाथन, यही गलत है। लाक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट और हाब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन। तो ये आप विकल्प गलत है। मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि बी नंबर ऑप्शन का जोड़ा गलत है। शासन पर दो निबंध, ये लाक की पुस्तक है और हाब्स की पुस्तक है लेवियाथन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19। टी.एच. ग्रीन ने लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो की है भाई, ये रूसो की है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, प्रश्न नंबर 19 में देखिए भाई, टी.एच. ग्रीन ने लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिखा है क्या? नहीं भाई, ये रूसो की रचना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ये भाई ग्रीन की रचना है, यही आपका सही उत्तर होगा। द मेटाफिजिकल ऑफ थ्योरी स्टेट, नहीं भाई। ऑन लिबर्टी, नहीं भाई, जे.एस. मिल की रचना है। तो टी.एच. ग्रीन ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 20,
लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने लिखा है? लेक्चर ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस की पुस्तक के लेखक कौन है? बेंथम हैं, या ऑस्टिन हैं, या डायसी हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक लिखने वाले हैं ऑस्टिन महोदय। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 21 देखेंगे भाई। प्रश्न नंबर 21, ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल्स नामक पुस्तक के लेखक, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? हाफ्स हैं क्या, जे एस मिल हैं, एच जे लास्की हैं, या ईस्टन हैं? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक लास्की महोदय हैं। भाई ये पुस्तक कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान से दिमाग में बैठा लो। ऐसे ही प्रश्न तुम्हें परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में किसी न किसी परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका संग्रह करके मैं आपके सामने लाया हूं। बस आप इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करके सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं। हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक एच जे लास्की हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 22, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक। अभी ऊपर कुछ पुस्तकें दी गई थी, उसमें मैं व्याख्या में बताया हूं कि ये लाक की पुस्तक है, शासन पर 2 निबंध। टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक लाक महोदय हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 23, हाफ्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ये रिपब्लिक में नहीं भाई, प्लेटो की रचना है। प्रिंस नहीं भाई, मैकियावली की रचना है, मैकियावली की रचना है भाई। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की रचना है। तो हाफ्स ने किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? लेवियाथन में। आपका 23 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा, लेवियाथन। प्रश्न नंबर 24 देखें। कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा? कानून संप्रभु का आदेश है, ये वाक्य किसने कहा है भाई? उत्तर देने का प्रयास करें। ये हाफ्स ने कहा है, या बोंदा ने कहा है, या ऑस्टिन ने कहा है, या बेंथम ने? कानून संप्रभु का आदेश है, ऐसा विचार व्यक्त करने वाले ऑस्टिन महोदय थे। संप्रभुता के कट्टर समर्थक, संप्रभुता की सर्वमान्य परिभाषा देने वाले ऑस्टिन महोदय ने कहा कानून संप्रभु का आदेश है। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 देखें। नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की ये परिभाषा किसने दी है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये मैकियावली ने दिया है, या बोंदा ने दिया है, या हाफ्स ने दिया, या ऑस्टिन ने दिया है? तो नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति, ऐसी संप्रभुता की ऐसी परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम है बोंदा। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों से ऐसा सलाह मशवरा करें कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं,
सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। किसी भी स्टेट में, किसी भी हिंदी भाषी स्टेट में, किसी भी परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम उसका संग्रह करके आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।